आइए आज की इस चर्चा में सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। जब भी दुनिया में क्लीन एनर्जी या ऊर्जा संक्रमण की बात छिड़ती है तो सारी लाइमलाइट लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिजों को ही मिल जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर और नई जनरेशन की बैटरियों की इस चमक दमक के बीच एक बहुत ही बुनियादी धातु पूरी तरह से नजरअंदाज हो रही है। एक ऐसी धातु जो सदियों से हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये हमारी पूरी दुनिया के भविष्य की सबसे अहम चाबी बन चुकी है। गोल्डमैन सैक्स का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है कि तांबा नया तेल है। जो धातु हमें इतनी साधारण और पुरानी लगती है, असल में वही ऊर्जा संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। 2040 तक वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें लगभग 80 मिलियन टन तांबे की आवश्यकता होगी। 80 मिलियन टन! ये आज के सालाना उत्पादन दर का लगभग दोगुना है। सीधी सी बात यह है कि बिना तांबे के ऊर्जा संक्रमण का कोई भी सपना कभी सच नहीं हो सकता। तो इस विश्लेषण को हम इन मुख्य बिंदुओं में समझेंगे। पहला, तांबे की अदृश्य संचार प्रणाली। दूसरा, ऊर्जा संक्रमण का गुणक। तीसरा, अयस्क की गिरती गुणवत्ता की समस्या। चौथा, आर्थिक और पर्यावरणीय वास्तविकताएं। और अंत में, आपूर्ति की खाई को कैसे बांटा जाए। खंड 1, अदृश्य संचार प्रणाली। तांबे को अगर हम सिर्फ किसी बैटरी का एक छोटा सा हिस्सा समझ रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि तांबा पूरे स्वच्छ ऊर्जा युग की एक अदृश्य संचार प्रणाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ाने वाली नसें होती हैं। 150 से अधिक वर्षों से इंसान इसी के दम पर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो चांदी के बाद ये दूसरा सबसे बेहतरीन सूचालक है, लेकिन चांदी इतनी महंगी है कि उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तांबे की खासियत इसका लचीलापन है। इसे बिना तोड़े बेहद पतले तारों में बदला जा सकता है और ये गर्मी को बहुत आसानी से बाहर निकाल देता है। यही खूबी इसे बिल्कुल बेजोड़ बनाती है। यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर ये सुनने में आता है कि सस्ता होने की वजह से एल्यूमिनियम आसानी से तांबे की जगह ले लेगा, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। ये सच है कि एल्यूमिनियम का उपयोग बड़ी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में होता है, लेकिन जब बात कम जगह और बहुत ज्यादा कंपन वाले उपकरणों की आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक वाहनों की अंदरूनी वायरिंग, तो वहाँ एल्यूमिनियम पूरी तरह से फेल हो जाता है। सुचालकता कम होने की वजह से एल्यूमिनियम के तारों को बहुत मोटा रखना पड़ता है और उन्हें सीमित जगह में फिट करना असंभव हो जाता है। खंड 2, ऊर्जा संक्रमण का गुणक। मांग के नजरिए से देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का मतलब सिर्फ पुरानी चीजों को बदलना नहीं है, बल्कि ये मांग को कई गुना बढ़ा देता है। जरा इस पैमाने को समझिए। एक आम पेट्रोल या डीजल कार की वायरिंग में मुश्किल से 20 से 25 किलो तांबा लगता है, लेकिन वहीं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की भारी मोटर वाइंडिंग और बैटरी में 60 से 80 किलो तक तांबा इस्तेमाल होता है। ये सीधा सीधा 3 से 4 गुना की छलांग है। और बात सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। बिजली उत्पादन के पूरे बुनियादी ढांचे पर नजर डालें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। एक पारंपरिक कोयला या परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रति मेगावाट केवल 1 टन तांबे की आवश्यकता होती है, लेकिन एक सोलर प्लांट में यही मात्रा बढ़कर 4 टन हो जाती है। और जब हम समुद्र में लगने वाले ऑफशोर विंड टरबाइन की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 8 से 15 टन प्रति मेगावाट तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें समुद्र के नीचे बिछने वाले भारी भरकम केबल भी शामिल होते हैं। खंड 3, अयस्क की गिरती गुणवत्ता की समस्या। ये तो हुई मांग की बात, लेकिन अब आपूर्ति यानी सप्लाई पक्ष की उस गहरी भूगर्भीय बाधा पर आते हैं जो पूरे ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। 0.5%। ये संख्या सुनने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही भयानक है। 20वीं सदी की शुरुआत में खदानों से जो पत्थर निकलते थे उनमें तांबे की मात्रा 2 से 3% तक हुआ करती थी, और आज खनन किए गए पत्थरों में तांबे की वैश्विक औसत सांद्रता गिरकर केवल 0.5% यानी 0.5% रह गई है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक चिली की पुरानी खदानों में भी यही भारी गिरावट देखी जा रही है। अब जरा सोचिए, इस 0.5% को निकालने के लिए कितनी भारी मेहनत और ऊर्जा झोंकनी पड़ती है। क्योंकि अयस्क की गुणवत्ता आधी रह गई है, इसलिए उतनी ही मात्रा में तांबा पाने के लिए अब 2 गुने पत्थरों को जमीन से खोदना पड़ता है, उन्हें कुचलना पड़ता है और पीसना पड़ता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें दोगुना पानी, दोगुनी ऊर्जा की जरूरत है और इसके साथ ही दोगुना खनन कचरा या टेलिंग्स भी पैदा हो रहा है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या धरती पर तांबा खत्म हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। भूगर्भीय रूप से देखा जाए तो तांबा प्रचुर मात्रा में मौजूद है, लेकिन असली समस्या अर्थशास्त्र और पर्यावरण की है। पत्थर में तांबे की गिरती मात्रा का मतलब है कि इसे निकालने की लागत और इससे होने वाला पर्यावरणीय नुकसान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सिर्फ आज के उत्पादन स्तर को बनाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। खंड 4, आर्थिक और पर्यावरणीय वास्तविकताएं। इस पूरी भूगर्भीय समस्या को हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से भी देखना होगा। एक नई तांबे की खदान खोजने से लेकर वहां से व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने तक औसतन 10 से 20 साल लग जाते हैं। कानूनी अनुमति और पर्यावरणीय समीक्षा पास करने में ही 1 दशक से ज्यादा का समय उड़ जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि 2035 की मांग को पूरा करने के लिए जिन खदानों की जरूरत हमें पड़ने वाली है, उनका निर्माण 10 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। ये एक बहुत ही गंभीर टाइमलाइन क्रंच है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। दुनिया भर में तांबे के उत्पादन के जो मुख्य केंद्र हैं, वे आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चिली में पानी की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण उन्हें समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले महंगे डिसैलिनेशन प्लांट लगाने पड़ रहे हैं। पेरू में राजनीतिक अस्थिरता और खदानों के खिलाफ स्थानीय समुदायों के भारी विरोध ने उत्पादन पर ब्रेक लगा रखा है। वहीं भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश की बात करें तो पावर ग्रिड के आधुनिकीकरण के कारण तांबे की मांग आसमान छू रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन काफी सीमित है और हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सामान्य नियम है कि जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमतें ऊपर जाती हैं और ऊंची कीमतें अंततः अधिक उत्पादन को जन्म देती हैं। लेकिन तांबे के इस बाजार में ये नियम इतनी आसानी से काम नहीं करता। ऊंची कीमतें नया निवेश तो खींच लाती हैं, लेकिन 10 से 20 साल लंबी अनुमति प्रक्रिया के कारण बाजार में आपूर्ति तुरंत नहीं बढ़ पाती है। और एक और दिक्कत ये है कि तांबे की ऊंची कीमतों का सीधा असर ये होता है कि हर नया सोलार प्लांट या पावर ग्रिड प्रोजेक्ट पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाता है। खंड 5, आपूर्ति की खाई को पाटना। जब ये तय लगने लगा है कि तांबे की भारी कमी अपरिहार्य है, तो अब समाधान की ओर कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। राहत की बात यह है कि खनन कंपनियां अब पुरानी तकनीकों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं। AI और उन्नत सेंसर का इस्तेमाल करके अब ये बिल्कुल सटीक पता लगाया जा रहा है कि पत्थर के किस हिस्से में तांबा छिपा है, जिससे बर्बादी काफी कम होती है। बायो लीचिंग तकनीक के जरिए बैक्टीरिया का उपयोग करके उन खराब पत्थरों से भी तांबा निकाला जा रहा है, जिन्हें पहले एकदम बेकार मान के फेंक दिया जाता था। इस पूरी समस्या के समाधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसाइकलिंग से आता है। आज वैश्विक तांबे की खपत का 30 से 35% हिस्सा रिसाइकिल तांबे से ही पूरा हो रहा है। पर्यावरण के नजरिए से तो ये किसी वरदान से कम ही नहीं है। जमीन से नया तांबा निकालने की तुलना में पुराने तांबे को रिसाइकिल करने में 80 से 85% कम ऊर्जा लगती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई नया खनन कचरा भी उत्पन्न नहीं होता। हालांकि रिसाइकलिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना आज बहुत जरूरी है। रिसाइकलिंग निस्संदेह महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये पूरी समस्या की अचूक दवा नहीं है। एक बहुत ही बुनियादी सच ये है कि केवल उसी चीज को रिसाइकिल किया जा सकता है जो पहले से इस्तेमाल में मौजूद हो। हरित बुनियादी ढांचे के निर्माण का पैमाना इतना विशाल है कि सिर्फ पुराने स्क्रैप को गलाकर हम अपनी नई और भारी मांग को पूरा नहीं कर सकते। इस विशाल ढांचे के लिए हमें लाखों टन नए तांबे को जमीन से निकालना ही पड़ेगा। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाएं तांबे की इस भूगर्भीय वास्तविकता का सामना कर पाएंगी? तांबा ऊर्जा परिवर्तन की वो खामोश रुकावट है जो शायद रोजाना अखबारों की सुर्खियों में न चमके, लेकिन यह हमारी भविष्य की योजनाओं की गति, लागत और सफलता पूरी तरह से तय करेगी। यह एक विशाल अदृश्य भूगर्भीय चुनौती है जिसे सिर्फ बाजार के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक और समन्वित वैश्विक प्रयास की जरूरत होगी।